अब रूल 27 to 31 जो बने हुए हैं पेज नंबर 95 पर, उनका समराइज प्रेजेंटेशन है। इसमें से रूल नंबर 27 ये आप तब लगाते हैं जब आपकी सप्लाई में कंसिडरेशन मॉनिटरी नहीं होता, नॉन मॉनिटरी होता है, या फिर कॉम्बिनेशन होता है, कुछ मॉनिटरी कुछ नॉन मॉनिटरी। 28 आप तब लगाते हैं जब सप्लाई ट्रांजैक्शन होता है किसी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन आपको याद होगा, आप ही की एंटिटी जो दूसरे स्टेट में है या सेम स्टेट में है, सेपरेटली रजिस्टर्ड है, या फिर आपका सप्लाई ट्रांजैक्शन होता है किसी रिलेटेड पर्सन के साथ एक्सक्लूडिंग एजेंट। अगर एजेंट के थ्रू आप सप्लाई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर वो वैल्यूएशन आता है रूल नंबर 29 में। फिर इसके अलावा रूल 30 अलग से बना हुआ है एंड रूल 31 अलग से बना हुआ है। ये दोनों ही रूल्स ये कहते हैं, रूल 30 जैसा कि आपको ये बोलेगा अगर 27, 28 या 29 नहीं लगा सकते तो 30 लगाओ, और अगर 30 भी नहीं लगा सकते तो फिर आप 31 लगाओ। रूल्स में क्या करना है वो बाद में सीखेंगे, पहले रूल्स कैसे चेक करते हैं वो आप सीख लीजिएगा। रूल है 27, 28, 29, 30, 31। 27 कब लगाना है? जब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। 28 कब लगाना है? जब आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे। 29 तब लगाया जाएगा जब आप एजेंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करेंगे। 27, 28, 29 नहीं लगा सके तो 30 लगाएंगे, और 30 भी नहीं लगा सके तो फिर 31 लगाएंगे। अच्छा, ध्यान में रखना है 27, 28, 29 ये चेक करना है, नहीं लगा तो 30। अच्छा, 30 कहता है अगर 30 में आप कभी आओगे तो आपका वैल्यूएशन होगा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और रूल 30 में पहुंचे तो आपने जो कॉस्ट इंकर करी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% विल बी टेकन एज वैल्यू। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने जो गुड्स खरीदे थे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 10% ऐड करके निकाली जाएगी वैल्यू। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस है तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज में 10% मार्जिन ऐड करके 110% आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस जो होगी वो ली जाएगी। और अगर आप रूल 30 किसी वजह से नहीं लगा सकते तो फिर 31 इज द रेजिडुअरी रूल, जो कि ये कहता है बेस्ट जजमेंट बेसिस पर आपका वैल्यूएशन जो होगा वो किया जाएगा। अच्छा, पहले 30 पढ़ना है फिर उसके बाद आपको 31 पढ़ना है, लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विसेज को ये रिलैक्सेशन दी गई है कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज यदि चाहे तो वो 30 को इग्नोर करके डायरेक्टली जो है वो 31 बेस्ट जजमेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रूल 30 कैन बी स्किप्ड, डायरेक्टली रूल 31 कैन बी अप्लाइड। तो दोबारा बोलता हूं जी, दोबारा बोलता हूं 27, 28, 29 सबसे पहले तो ये चेक करना है, ये नहीं लगे तो 30 कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, और अगर वो नहीं लग रहा तो फिर रूल 31 बेस्ट जजमेंट रीजनेबल वैल्यूएशन आपको लेना है। अच्छा जी, अब 27 से कहानी स्टार्ट करते हैं। 27 ये आपको कब लगाना है? जब आपने सप्लाई करी बट सप्लाई जो है वो मॉनिटरी कंसिडरेशन को इन्वॉल्व नहीं कर रही, उसमें नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। तो मान लीजिए आप लैपटॉप के सप्लायर हैं, अगर आप लैपटॉप बेचते हैं पैसा लेकर के, मनी लेकर के, तो फिर आप 15(1) में रहेंगे। बट अगर आपने लैपटॉप किसी को दिया, बदले में मनी नहीं ली, आपने उससे लेट्स सपोज कोई सर्विस ले ली, या आपने लेट्स सपोज उससे कोई दूसरे गुड्स ले लिए, आप बार्टर सिस्टम पर आ गए, आप एक्सचेंज सिस्टम पर आ गए, आपने उससे कहा नया लैपटॉप ले जाओ, पुराना लैपटॉप प्लस कुछ कैश दे जाओ, तो ऐसे केसेस जो होंगे वो रूल 27 में आ जाएंगे। और रूल 27 ने अब ये कहा कि अब आप वैल्यूएशन जो करेंगे, आपको वैल्यूएशन के 4 अल्टरनेटिव्स हम दे रहे हैं। पहला अल्टरनेटिव रहेगा आपका ओपन मार्केट वैल्यू। पहला अल्टरनेटिव रहेगा आपका ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू का इनका यह मतलब होगा, आपने लैपटॉप जब बेचा तो 90,000 रुपए का बेचा और 90,000 के ऊपर जीएसटी पे किया। अब आपने किसी कस्टमर को वही लैपटॉप दिया, लेकिन उससे आपने कैश ना लेकर के उससे आपने नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन ले लिया। तो अब नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन अगर आप उससे ले रहे हैं तो अब आपको रूल 27 यूज करना है।
अब इस ट्रांजैक्शन के वैल्यूएशन के लिए आपका पहला अल्टरनेटिव है ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब आपको यह सोचना है कि आप इस लैपटॉप को अदरवाइज ओपन मार्केट में अगर देते हैं तो फिर आप क्या वैल्यू लेते हैं। ओपन मार्केट वैल्यू को लॉ ने डिफाइन कर रखा है और उन्होंने बोला है कि जिस प्रोडक्ट की आप ओपन मार्केट वैल्यू लेना चाहते हैं आपको देखना है वो सप्लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, वो सप्लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी अनरिलेटेड रेसिपिएंट को मॉनेटरी कंसीडरेशन लेकर के की जाती तो किस प्राइस पर की जाती। आप जिस भी सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप सिंपली देखेंगे वो सप्लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किसी अनरिलेटेड रेसिपिएंट को मॉनेटरी कंसीडरेशन लेकर के की जाती है तो किस वैल्यू पर की जाती है, जिस वैल्यू पर की जाती है वो है उस सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू। तो आपने हो सकता है किसी कस्टमर को नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन पर सप्लाई कर दी है पर आप उसकी ओपन मार्केट वैल्यू निकालें और उस ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जीएसटी पे कर दें। अच्छा, अगर आप उसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप जो सप्लाई करते हैं वो कस्टमाइज सप्लाई है, उसको आप ओपन मार्केट में किसी को ऑफर ही नहीं करते कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू है, तो वो कहते हैं फिर आप दूसरे ऑप्शन पर जाइएगा। दूसरे ऑप्शन में आप ये करिएगा कि आपने उस सप्लाई में जो भी रुपीज लिए वो तो एज इट इज ले ही लेना, जो आपने नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन लिया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेना। कि मान लीजिए आपने किसी को लैपटॉप दिया और बदले में पुराना लैपटॉप प्लस 30,000 रुपए लिए, तो आप सेकंड अगर मेथड यूज कर रहे होंगे तो आपने जो कैश लिया वो तो एज इट इज ले लो, और जो आपने पुराना लैपटॉप लिया है वो पुराने लैपटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू, क्या मॉनेटरी रियलाइजेशन आपको मिल सकता है वो आप निकाल लेंगे, दोनों को क्लब कर लेंगे और ये बन जाएगी आपकी सप्लाई की वैल्यू। अगर किसी वजह से बी भी नहीं लग पा रहा हो तो फिर उन्होंने कहा थर्ड अल्टरनेटिव आपके पास ये रहेगा कि आप वैल्यू लें ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अब ध्यान दीजिएगा, अब वो कहता है इस मेथड में आप क्या करें, आप जिस गुड्स का वैल्यूएशन हैंडल कर रहा है उसके जैसे गुड्स ढूंढे, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। आप जिस गुड्स का वैल्यूएशन हैंडल कर रहे हैं उसके जैसे, उसकी क्वालिटी के जैसे गुड्स ढूंढे और आप ये देखें कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उन गुड्स को किस वैल्यू पर सप्लाई किया जा रहा है जब मॉनेटरी कंसीडरेशन लेकर के सप्लाई किया जा रहा है। अगर आपको ऐसे गुड्स मिल जाते हैं तो उनकी जो वैल्यू आपको नजर आई आप उसको यहां पर यूज कर ले। अगर किस्मत बहुत ही खराब है और आपको उसके जैसे गुड्स भी नहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं फिर आपको लास्ट अल्टरनेटिव ये दिया जा रहा है, जितना कैश इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है वो प्लस नॉन मॉनेटरी जो चीज इन्वॉल्व है उसकी रूल 30 या 31 लगा करके वैल्यू निकाल लें और टोटल जोड़ करके अपना वैल्यूएशन कर ले। मान लीजिए अगर एक एग्जांपल आपको मैं कराना चाहूं इसमें, तो मान लीजिए ये एक सप्लायर है, सप्लायर ने इस रेसिपिएंट को एक पर्टिकुलर सप्लाई करी ऑफ गुड्स, ठीक है, और इस रेसिपिएंट से बदले में उन्होंने लेट्स सपोज मनी में 30,000 रुपीज लिए एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के तौर पर लेट्स सपोज उन्होंने इससे कोई एंटीक पेंटिंग जो है वो ली। अब जो गुड्स उन्होंने रेसिपिएंट को सप्लाई किए, हमने कहा जी इसका वैल्यूएशन हम करना चाहते हैं और हम वैल्यूएशन के लिए आ गए रूल 27 में, ठीक है जी। अब इस वाले वैल्यूएशन के लिए 15(1) तो अप्लाई हो नहीं पाएगा क्योंकि 15(1) तो कहता है जी मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए बने हम, तो आपको 15(4) पढ़ना पड़ा और 15(4) से आप कहाँ आ गए रूल 27 में। और 27 क्या कहता है, सबसे पहला अल्टरनेटिव वो कहता है जी ओपन मार्केट वैल्यू लो। वो ये कहता है अगर ये जो गुड्स है जिसका वैल्यूएशन करना है, ऐसे ही गुड्स, ये जो गुड्स है जिसका वैल्यूएशन करना है, ये गुड्स आपने इस रेसिपिएंट को मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी में दिया है, कोई बात नहीं, आप ये देखो कि ये गुड्स जो है क्या आप मार्केट में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अदरवाइज किसी रेसिपिएंट को मॉनेटरी कंसीडरेशन लेकर के सप्लाई कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो किस कंसीडरेशन पर कर रहे थे, वो है ओपन मार्केट वैल्यू, उसको आप यूज कर लो। और अगर आपके गुड्स कस्टमाइज थे, आप ऐसा नहीं कर रहे थे, तो दूसरा अल्टरनेटिव वो ये कहता है आपने जितना पैसा लिया मनी प्लस पेंटिंग जो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन लिया उसकी मनी वैल्यू वो कंप्यूट करके वो वैल्यूएशन कर लो।
और अगर आपको लगता है जी उस पेंटिंग की वैल्यू आप नहीं कंप्यूट कर सकते, वो तो बड़ी यूनिक रेयर पेंटिंग है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मिल सकती, तो तीसरा तरीका वो ये कहता है फिर आप क्या करो, आप सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जिन गुड्स को आपने सप्लाई किया उसके जैसे गुड्स, सिमिलर सर्कमस्टांसेस वाले गुड्स ढूंढो और उन गुड्स की क्या वैल्यू होती है जब रेसिपिएंट को सोल मॉनेटरी कंसीडरेशन पर दिया जाता है, उसको यूज कर लो। और अगर आप ये कहते हो जी हमारे ये गुड्स अपने आप में यूनिक है, इसके जैसे गुड्स नहीं मिलते हैं, तो वो कहते हैं तो भाई साहब फिर लास्ट मेथड ये है, पैसा कितना लिया 30,000 प्लस जो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है जिसकी मार्केट वैल्यू आप तय नहीं कर पा रहे थे, उसकी वैल्यू अब आप रूल 30 या फिर रूल 31 के हिसाब से निकाल लो। रूल 30 के हिसाब से निकालने का मतलब 110% ऑफ कॉस्ट अगर पता है तो उसका 110% लेकर के वो नॉन मॉनेटरी वैल्यू समझ लो, और अगर वो नहीं पता है तो फिर उसकी कोई भी बेस्ट जज वैल्यू जिस भी तरीके से आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी वैल्यूअर को यूज करना हो तो वैल्यूअर से पूछ लो, और जो भी बेस्ट जज वैल्यू उसकी निकले वो 30,000 में ऐड करके आप वैल्यूएशन कर लो। दिस इज रूल 27। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला रूल था रूल नंबर 28 कब यूज करना है, जब ट्रांजैक्शन हो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया भाई साहब, आप दिल्ली में आपकी प्रीमाइस है और आपकी प्रीमाइस जो है वो लेट्स सपोज मुंबई में भी है। दिल्ली में आपकी प्रीमाइस जो है वो एक्स सर्विस देने का काम करती है एंड मुंबई में आपकी प्रीमाइस जो है वो वाई सर्विस देने का काम करती है। जीएसटी में स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, तो अकॉर्डिंगली जीएसटी का लॉ ये कहता है कि आपकी इस प्रीमाइस को हम एक अलग पर्सन समझेंगे और आपकी दूसरे स्टेट में जो प्रीमाइस है उसको हम अलग पर्सन समझेंगे। और कभी आपकी पहली प्रीमाइस ने दूसरी प्रीमाइस को सर्विस दी तो वो वाली सर्विस जो होगी वो बोली जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। दूसरा एग्जांपल करूं, आप सर्विस में डील नहीं करते, आप गुड्स में डील करते हो। प्रीमाइस 1 से आप गुड्स एक्स बेचते हो, प्रीमाइस 2 से आप गुड्स वाई बेचते हो। कभी प्रीमाइस 1 ने प्रीमाइस 2 को गुड्स भेजे तो ये है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो कभी भी एक प्रीमाइस, एक असेसी अपनी एक प्रीमाइस से दूसरी प्रीमाइस जो कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको कोई गुड्स या सर्विस देगा तो रूल नंबर 28 यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में कभी भी ट्रांजैक्शन होगा, रिलेटेड पार्टी के बीच में कभी भी ट्रांजैक्शन होगा तो रूल 28 यूज किया जाएगा। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, रिलेटेड पार्टी क्या होता है वो सेक्शन 15 में एट द एंड एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है वो डिफाइंड है। रिलेटेड पार्टी क्या होता है वो सेक्शन 15 में एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है वो डिफाइंड है। उसमें उन्होंने कुछ 8 चीजें बता रखी है कि इन सर्कमस्टांसेस में पार्टीज को जो है वो रिलेटेड माना जाता है। रिलेटेड पार्टी की क्या डेफिनेशन है, क्विक रिव्यू अगर मैं आपको कराऊं तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 कहती है सप्लायर और रेसिपिएंट ये रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे यदि ये इन 8 रिलेशंस में कहीं आते हैं। नंबर 1, ए का बिजनेस है, बी का बिजनेस है, ए बी के बिजनेस में डायरेक्टर है और बी जो है वो ए के बिजनेस में डायरेक्टर है। दोनों बिजनेस रन कर रहे हैं लेकिन दोनों दूसरे के बिजनेस में ऑफिशियल पोजीशन हैंडल करते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये जो ए हैं ये आपस में रिलेटेड पर्सन जो होंगे वो समझे जाएंगे। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो उस बिजनेस में जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स आपस में रिलेटेड पर्सन समझे जाएंगे। तीसरा, कोई बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है, बिजनेस का जो एम्प्लॉयर है और उसके जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में रिलेटेड पर्सन समझे जाते हैं। चौथा पॉइंट, अगर एक पर्सन किन्हीं 2 पर्सन में, दे आर 2 पर्सन सप्लायर रेसिपिएंट, इन दोनों में एक कोई कॉमन पर्सन जो है वो 25% या उससे ज्यादा का आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक पावर रखता है, देन इन दैट सिचुएशन ये दोनों पर्सन आपस में रिलेटेड पर्सन जो होंगे वो समझे जाएंगे। इसके अलावा अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कंट्रोल करता है तो दोनों पर्सन आपस में रिलेटेड समझे जाएंगे। अगर 2 पर्सन को एक कॉमन आदमी कंट्रोल करता है तो भी ये दोनों पर्सन आपस में रिलेटेड पर्सन समझे जाएंगे। अगर 2 पर्सन कंबाइंडली किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, दैट मींस उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, तो फिर ये पर्संस अगेन रिलेटेड पर्सन समझे जाएंगे। एंड लास्ट, अगर 2 पर्सन हैं और वो दोनों पर्सन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी वो रिलेटेड पर्सन समझे जाएंगे। और यहां फैमिली की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। फैमिली सेक्शन 249 में डिफाइंड है। वो ये कहते हैं एक पर्सन के लिए उसकी फैमिली क्या होगी, उसकी स्पाउस और चिल्ड्रन, इसके अलावा उसके पेरेंट्स
ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर। एक पर्सन के लिए उसकी फैमिली क्या होगी, उसकी स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उसके पापा मम्मी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी एंड उसके ब्रदर एंड सिस्टर। अब ध्यान में रखना है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज फैमिली, पर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर they are treated as his family only if they are dependent on these person। अगर मेरा भाई इंडिपेंडेंट सेटल्ड है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो he will not be considered as a part of my family and accordingly he will not be treated as a related person। even my parents, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है, सेटल्ड है और मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इवन दोज दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। Spouse and children always my part of family, these other persons are my family only if they are dependent on me for their survival। और ये जो भी डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन है, अगर ट्रांजैक्शन जो हुआ वो उन पर्सन्स के बीच में हुआ जो इन 8 रिलेशनशिप्स की वजह से जीएसटी में रिलेटेड पर्सन है, तो उस ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन रूल 28 के हिसाब से किया जाएगा। एंड माइंड माय वर्डिंग्स, आपने उन रिलेटेड पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन किया वो मॉनेटरी कंसिडरेशन लेके किया, नॉन मॉनेटरी लेकर के किया, फ्री में किया, आपने रिलेटेड पर्सन के साथ किया, तो वो 15(1) से बाहर था और वो हमेशा 15(4) के रूट से रूल नंबर 28 में कवर होगा। अब रूल नंबर 28 कहता क्या है, तो वो कहता है जी अब आप तीन अल्टरनेटिव तरीकों से वैल्यू निकालेंगे। नंबर 1, आपने रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज द केस में भी, आपने उससे क्या लिया क्या नहीं लिया उसको भूल जाओ। आप ये देखो जिस गुड्स या सर्विसेज को आपने सप्लाई किया उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। पहला अल्टरनेटिव, ओपन मार्केट वैल्यू बेस्ड हम वैल्यूएशन करेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू किसी वजह से अवेलेबल ना हो तो उस सप्लाई के जैसे लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली सप्लाई ढूंढो और उसकी वैल्यू क्या है उसको यूज कर लो। और अगर वो भी ना मिल पा रहा हो तो फिर आपको रूल 30 में कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन जो समझाया है वो कर लो, या रूल 31 में बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन जो कराया है वो कर लो। पहले रूल 30 वाली पॉसिबिलिटी देखना, नहीं हो पाए तो फिर रूल 31 वाली पॉसिबिलिटी देखना। तो कहानी कितनी आसान है। प्राइमा फेसी रूल 28 में 3 वैल्यूएशन सिस्टम है। Adopt open market value. If not available, then search for supply of like kind and quality. Use their value. If that is not available, then cost based valuation rule 30. If that is not possible, then best judgment based value rule 31 की स्पिरिट को अप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है जहां वैल्यूएशन एग्जामिनर आपको टच कर सकता है, तो सुनिएगा। वो ये कहते हैं इसमें जो पहला पॉइंट है ओपन मार्केट वैल्यू। रूल 28 जब आपको ये कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढो, तो यहां वो आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ये देता है, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ये देता है कि अगर आपने जिस रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करी है, अगर वो उस सप्लाई पर आप जो जीएसटी पे करेंगे वो उसका आईटीसी ले सकता है फुल, तो फिर उस सिचुएशन में आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ये है कि आप जो भी वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे हम उसी वैल्यू को जो होगा वो ओपन मार्केट वैल्यू जो होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या हुआ जिसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, जरा सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं आपकी प्रीमाइस 1 है दिल्ली स्टेट में और आप ही की प्रीमाइस 2 जो है वो है महाराष्ट्र स्टेट में। आप दिल्ली में भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है एंड महाराष्ट्र में भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी इज अ स्टेट वाइज कंसेप्ट। अब आप दिल्ली में जो प्रीमाइस है यहां से आप स्टेशनरी सप्लाई का काम करते हैं और आप महाराष्ट्र में जो आपकी प्रीमाइस 2 है यहां से आप इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई का काम करते हैं। स्टेशनरी 5% एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स लेट्स सपोज 18%। दोनों स्टेट में आप रिस्पेक्टिवली अपनी अलग अलग गुड्स की सप्लाई करते हैं, आईटीसी वगैरह लेके काम करते हैं। अब वो ये कहते हैं अगर मान लीजिए कभी दिल्ली स्टेट की प्रीमाइस 1 से महाराष्ट्र स्टेट की प्रीमाइस 2 जो है वहां पर स्टेशनरी दी गई,
सो ये जो सप्लाई है दिस इज अ सप्लाई बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा वो महाराष्ट्र आप ही की प्रीमाइस है तो आपने उससे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया होगा, तो भी आप जानते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन भी ये ट्रांजैक्शन जो होगा वो सप्लाई माना जाएगा। तो दिस इज अ सप्लाई बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, इस पर जीएसटी जो होगा वो आएगा, और जीएसटी आएगा तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और आपका वैल्यूएशन अब की बार कहां आएगा, रूल 28 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब रूल 28 में पहला अल्टरनेटिव क्या है, आप क्या ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू। तो बेटा प्रीमाइस 1 जब इन स्टेशनरी को नॉर्मली रेसिपिएंट को देती है, अनरिलेटेड रेसिपिएंट को पैसे लेकर के, तो लेट्स सपोज वो 100 रुपए की रेट से देती है, तो पहले अल्टरनेटिव के हिसाब से जो स्टेशनरी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजी गई है उसका वैल्यूएशन ओपन मार्केट वैल्यू बेस 100 रुपए पर जो है वो किया जा सकता है। और रिलैक्सेशन ये दी जा रही है कि अगर आपने जिस डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया है वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इस सप्लाई का फुल आईटीसी बुक कर सकता है। आप इधर जीएसटी पे करने वाले हैं और जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है वो इसका फुल आईटीसी यदि ले सकता है, देन इन दैट सिचुएशन आपको रिलैक्सेशन ये है, आपको इस गुड्स की रियल ओपन मार्केट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। आप इस गुड्स को इनवॉइस में जो भी प्राइस लिख करके भेज दोगे, मान लो सिर्फ 10 रुपए, तो वो 10 रुपए ही ओपन मार्केट वैल्यू है, ये एक्सेप्ट करके आपको 10 रुपए ही वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, ध्यान दीजिएगा। आप जीएसटी पे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपने जिस डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के पास भेजे, जिस रिलेटेड पर्सन के पास आपने भेजे, अगर इस सप्लाई पर जो आप पे करोगे उसका पूरा आईटीसी ये बुक कर सकता है, तो उस केस में आपको इन गुड्स की रियल ओपन मार्केट वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। आप भेजते टाइम इनवॉइस में जो भी वैल्यू डिक्लेयर कर दोगे, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी डिक्लेयर कर दोगे, उसी वैल्यू को हम ओपन मार्केट वैल्यू बेस्ड एक्सेप्ट करके आपसे जीएसटी की पेमेंट करवा लेंगे। सर इससे तो जीएसटी की पेमेंट कम नहीं हो जाएगी बेटा, लेकिन गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। अगर इधर जीएसटी कम पे होगा तो इधर आईटीसी भी जो होगा वो कम बुक होगा। ध्यान में ये रखना है, ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ कब आएगा, जब रेसिपिएंट आगे पूरा आईटीसी जो है वो बुक कर सकता है। अगर रेसिपिएंट नहीं कर सकता आईटीसी बुक या पूरा नहीं कर सकता, तो फिर ये जो रिलैक्सेशन है कि 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, तब ये रिलैक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। उस केस में रियल ओपन मार्केट वैल्यू जो होगी वही ली जाएगी। ओके जी, जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहां पर अगर मान लीजिए किसी वजह से महाराष्ट्र वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होता, सर क्यों नहीं होता बेटा, इसलिए नहीं होता, मान लीजिए वो जो इलेक्ट्रिकल गुड्स बेच रहा था वो नील जीएसटी वाले थे, और नील जीएसटी वाले थे तो फिर इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता और प्रीमाइस 1 ने अब अगर इसको स्टेशनरी भेजी होती, देन इन दैट सिचुएशन इस केस में क्योंकि महाराष्ट्र वाला आईटीसी अब लेने का हकदार नहीं है, तो फिर ये रिलैक्सेशन नहीं होता कि आप 10 रुपए लिख करके 10 रुपए का जीएसटी पे करके भेज दो, नहीं, आपको उस केस में ये रिलैक्सेशन नहीं होता, आपको फुल रियल ओपन मार्केट वैल्यू ही यूज करनी पड़ती। सो ये पॉइंट आपका ये ध्यान में रखने वाला है, पहला अल्टरनेटिव ओपन मार्केट वैल्यू, बट विद द रिलैक्सेशन इनवॉइस वैल्यू इज डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू। ये तभी है जब रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। अच्छा, रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, इसके लिए अब एक बात ध्यान में रखें, अगर आपकी सप्लाई B2C सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आपकी सप्लाई B2B सप्लाई है तभी ये अप्लाई होगा। और एक सावधानी और बरतिएगा, आपकी सप्लाई B2B सप्लाई है, सामने वाली एंटिटी रजिस्टर्ड है, पर अगर उसका क्रेडिट 17.5 में ब्लॉक क्रेडिट में आता है तो अगेन ये वाला रिलैक्सेशन जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। मैं बहुत इंफेसिस ले रहा हूं इस बात के ऊपर, इतना बड़ा रिलैक्सेशन कि जो मन में आए उस वैल्यू को डिक्लेयर करके उसी पर जीएसटी भर दो, ये सिर्फ तभी आएगा जब सामने वाला पूरा आईटीसी ले सकता हो, जिसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे ध्यान में रखना, B2B सप्लाई हो
और उसमें भी 17.5 का ब्लॉकेज ना हो। क्लियर है जी? अच्छा, 28 में आखिरी समझने वाली जो बात है वो और समझ लीजिए। अब 28 ने आपको ये जो भी वैल्यूएशन के अल्टरनेटिव्स दिए हैं, इन अल्टरनेटिव्स के साथ उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि आप इनमें से किसी भी अल्टरनेटिव को यूज कर रहे हो, आपको साथ में एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल रहेगा। आप इन तीन में से किसी को भी यूज कर रहे हो, आपको साथ में एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल रहेगा। ये ऑप्शन है, आपकी मर्जी हो तो ले लेना, नहीं तो इसे साइड में भूल जाना। और वो ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपने गुड्स सप्लाई किए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा? गुड्स के लिए। रूल 28 गुड्स और सर्विसेज सबके लिए बना हुआ है, पर आपको जो स्पेशल ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है वो सिर्फ किसके लिए किया जा रहा है? गुड्स के लिए। और ये ऑप्शन आपको ये दिया जा रहा है कि अगर आप जो है रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और वो रिलेटेड पार्टी उन गुड्स को आगे फर्दर एसेस सप्लाई करेगा। मैं बोल देता हूं एक बार के लिए, चार्ट फॉर्म में ही ले आता हूं। आप हैं प्रीमाइस 1, ये है प्रीमाइस 2, मिस्टर ए की ही है, पर जीएसटी में ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, बीइंग इनटू डिफरेंट स्टेट। अब आप प्रीमाइस 1 से प्रीमाइस 2 पर कोई गुड्स भेज रहे हैं जो कि जीएसटी में सप्लाई है, जिस पर प्रीमाइस 1 को जीएसटी पे करना है, और वो वैल्यूएशन के लिए रूल 28 में आए हैं। और 28 में उसको 3 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जिसमें से पहला अल्टरनेटिव लेट्स सपोज है ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। अब वो ये कहते हैं अगर आपने इस डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स भेजे हैं, सर्विसेज का केस नहीं, सिर्फ गुड्स का केस है, और वो गुड्स भी जो आपने भेजे हैं वो ऐसे हैं कि ये जो होगा उन गुड्स को आगे रीसेल करेगा। आप इसे गुड्स भेजेंगे और ये उन गुड्स को आगे जो होगा वो रीसेल करेगा। ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन जो भी है उसको वो आगे रीसेल करेगा। तो आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि इन गुड्स का वैल्यूएशन ये जो भी बनता था आप उसको इग्नोर करके आप एक ये वैल्यूएशन ले सकते हैं। क्या वैल्यूएशन? 90% ऑफ रीसेल प्राइस। सिंपल वर्ड्स में आप भेज रहे हैं उसे गुड्स एक्स के जैसे ही गुड्स ये पर्सन जो होगा सेल करता होगा, तो वो जिस प्राइस पर सेल करता होगा उस प्राइस का 90% आप निकाल करके इस गुड्स की आज वैल्यू के तौर पर ले सकते हैं और उसके ऊपर जीएसटी जो है वो भर सकते हैं। एग्जांपल दूं, आज आप यहां भेज रहे हैं 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स। कितने? 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स। अब जो 10,000 यूनिट्स आप यहां भेज रहे हैं, मान लीजिए आप 10 जनवरी को आप डिस्पैच कर रहे हैं, तो आप ये देखें ये जो प्रीमाइस 2 डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है या यहां रिलेटेड पर्सन है, तो ये ऐसे ही गुड्स 10 जनवरी को किस प्राइस पर रीसेल कर रहा है। आप जो गुड्स भेज रहे हैं ऐसे ही गुड्स ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन 10 जनवरी को किस प्राइस पर सेल कर रहा है? लेट्स सपोज 300 रुपीज पर। तो लो आपको ये कह रहा है उस 300 रुपए के प्राइस का 90% मतलब 270 रुपीज वो इन गुड्स की आज की 10 जनवरी की वैल्यू ली जा सकती है, और पर्सन यदि चाहे तो वो 270 रुपीज के ऊपर जीएसटी भर सकता है। उसको चॉइस है, अगर उसे ऑप्शन समझ आ रहा है तो वो इसको यूज कर ले। Am I क्लियर? चलिए, तो दिस इज अबाउट रूल 28। फिर उसके बाद बात आती है बेटा रूल नंबर 29। 29 ये बात करता है सप्लाई थ्रू एजेंट। 29 ये बहुत ही स्पेशल रूल है। ये तब लगेगा जब मिस्टर ए ने क्या किया, आगे कोई एजेंट अपॉइंट किया और उस एजेंट को ये अथॉरिटी दी कि मैं तुमको जो गुड्स भेजूंगा आप उसको आगे अपने इनवॉइस से जो होगा वो सेल करेंगे। मिस्टर ए ने एक एजेंट अपॉइंट किया है, उस एजेंट को ये अथॉरिटी दी है कि मैं तुम्हें गुड्स भेजूंगा,
आगे आप कस्टमर को सेल करेंगे। कस्टमर को सेल करते टाइम आप अपना इनवॉइस रेस करना। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था सर ये कैसी कहानी होती है कि एजेंट जब सेल करेगा तो एजेंट अपना इनवॉइस रेस करेगा। तो बेटा इसको मैं टेक्निकल वर्ड में अगर बोलूं तो ऐसा एजेंट जो होता है, मतलब कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है एजेंट को ये कहता है गुड्स मेरे हैं, बेचने तूने, लेकिन जो खरीदे उसे पता नहीं चलना चाहिए गुड्स मेरे हैं। मैं एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं, तू मेरे गुड्स बेचेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं जिसको बेचेगा उसे पता नहीं चलने चाहिए कि गुड्स मेरे हैं। तो इसलिए तू जब बेचना तू अपने नाम से इनवॉइस रेस करके बेचना। तू बायर को एजेंट है ये डिस्क्लोज मत करना, तू अनडिस्क्लोज्ड एजेंट के तौर पर काम करना। मेरी बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें ये कह रहा हूं गुड्स बेचना, बट किसी को पता नहीं चलना चाहिए गुड्स मेरे हैं। तो तू सामने वाले को एजेंट रिप्रेजेंट मत करना, अनडिस्क्लोज्ड एजेंट रहना। सामने वाले को ये लगना चाहिए तेरे ही गुड्स है। ठीक है, तो आपको याद होगा अब ऐसे केसेस में अगर आप ऐसा एजेंट अपॉइंट करेंगे जिससे आप कह रहे हैं अपने नाम से गुड्स बेचना आगे, तो आपको जीएसटी के लॉ में ये पता है, आपने ऐसे एजेंट को जब गुड्स भेजा तो ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? सप्लाई। और आप एजेंट के पास भेज रहे हैं, कंसिडरेशन तो कुछ ले नहीं रही है, तो इसका वैल्यूएशन 15(1) में नहीं हो सकता, इसका वैल्यूएशन 15(4) में फॉल करता है, एंड 15(4) में इसका वैल्यूएशन आएगा रूल नंबर 29 में। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आपका कोई सोल सेलिंग एजेंट है, आपने एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है और आप अपना सारा माल उसी के थ्रू बेचते हैं, तो सोल सेलिंग एजेंट रिलेटेड पर्सन होता है। अब सोल सेलिंग एजेंट भी है और रिलेटेड पर्सन भी है। आप ध्यान में रखेंगे ये वाला एजेंट जो होगा, भले ही ये सोल सेलिंग एजेंट और रिलेटेड पर्सन हो, वैल्यूएशन इसका रूल नंबर 29 में किया जाएगा, रूल 28 में नहीं किया जाएगा। बिकॉज रूल 28 ने जब रिलेटेड पर्सन लिखे थे तो उसने एजेंट एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि लो ये चाहता था एजेंट अगर कोई हो तो उसका वैल्यूएशन हमेशा रूल 29 वाले सिस्टम से हो। अब रूल 29 में वैल्यूएशन क्या करना है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। वो ये कहते हैं जी वैल्यूएशन ये होगा रूल 29 में, ओपन मार्केट वैल्यू। दो अल्टरनेटिव देते हैं जी, ओपन मार्केट वैल्यू जो होगी वो ली जाएगी, या ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं मिल रही है तो रूल 30 कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, नहीं तो नहीं लग पा रहा है तो रूल 31 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वैल्यूएशन करेंगे। एजेंट को गुड्स देंगे, जब भेजे तो उन गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू देके, पहला अल्टरनेटिव। नहीं मिल रही है तो फिर 30 बेस्ड कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन या फिर 31 में बेस्ट जजमेंट करें। यहां पर अब आपको जो ध्यान में रखना है, जो पहला अल्टरनेटिव है ओपन मार्केट वैल्यू लेने का, उसके साथ ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है? वही 90% ऑफ रीसेल प्राइस वाला। मतलब अगर आपने एक एजेंट को अपॉइंट किया, इस एजेंट को आप गुड्स भेज रहे हैं, ये सप्लाई है। अब जो गुड्स आप भेज रहे हैं, आपने एजेंट से एक भी पैसा नहीं लिया, पर जीएसटी तो आपको भर के भेजना है, तो अब वैल्यू क्या ली जाएगी? वो क्या कहना चाह रहे हैं, इन गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू तय करो भाई। ओपन मार्केट वैल्यू की सेम गुड्स किसी रेसिपिएंट को सिर्फ मॉनेटरी कंसीडरेशन लेकर के किस प्राइस पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, आप उस वैल्यू को यूज कर लो। और अगर आप उस वैल्यू को नहीं यूज करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन ये है कि गुड्स के भेजे जाते टाइम आप तय करो कि ऐसे ही गुड्स जो एजेंट है वो कितने प्राइस के आगे रीसेल कर रहा है। दोबारा लैंग्वेज बोल देता हूं, आप 10 जनवरी को एजेंट के पास भेज रहे हैं 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, तो आप ये देखो 10 जनवरी को एजेंट ऐसे ही गुड्स कितने प्राइस पर रीसेल कर रहा है। वो प्राइस अगर आपको पता चलता है तो उसका 90% वो मिस्टर ए भेजते टाइम वैल्यू के तौर पर यूज करके जो है वो जीएसटी पे कर सकता है। सो मान लीजिए एजेंट जो है वो 300 रुपए के प्राइस पर 10 जनवरी को वैसे ही गुड्स बेच रहा है, तो मिस्टर ए क्या करेगा, वो 270 रुपए, 300 का 90% 270 रुपए वैल्यू लेकर के उसके ऊपर जीएसटी पे कर देगा। और मान लो 10% का जीएसटी है सिंप्लिसिटी के लिए, तो 27 रुपए का जीएसटी मिस्टर ए पे करके गुड्स भेजेगा। एजेंट इस 27 रुपए का आईटीसी बुक कर लेगा और बाद में एजेंट जब रीसेल कर रहा है
तो वो 300 रुपए का कर रहा होगा तो 30 रुपए की लायबिलिटी बनेगी, जिसको वो 27 से सेट ऑफ करके जो होगा वो पे कर देगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो इसके साथ हमारे रूल कंप्लीट होते हैं, रूल 27, 28 एंड 29। आपको आसानी से याद रखने के लिए मैं एक बात बोल देता हूं, 27 में 4 तरीके हैं, 28 में 3 तरीके हैं, 29 में 2 तरीके हैं, थोड़ा याद रखने में आसानी हो जाएगी। 27 में 4 अल्टरनेटिव है, 28 में 3 अल्टरनेटिव है, 29 में 2 अल्टरनेटिव है। और अगर आपका केस इन तीनों रूल में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है तो फिर उस केस में आप इंडिपेंडेंटली रूल 30 एंड 31 के बारे में सोचे। 30 मैं आपको बता चुका, इट इज अ कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन सिस्टम जो आपकी कॉस्ट में लोड कर देता है एक नॉशनल प्रॉफिट एंड 110% को वैल्यू ले लेता है। और 31 ये कहता है जी कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर अब बेस्ट जजमेंट रीजनेबल वैल्यूएशन जो होगी वो आपको यूज करनी पड़ेगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो रूल्स का डिस्कशन जो है वो यहां पर आपका बेटा कंप्लीट होता है। इसके साथ हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया, पार्ट 3 वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, इसने आपको कितना हेल्प किया, कितने एक्सटेंट तक ये आपके कंसेप्ट को कंसोलिडेटेडली प्रेजेंट कर पाई और आपके लिंकिंग को इंप्रूव कर पाई, काइंडली अपने पोस्ट कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को तैयार करने के लिए हम लोगों ने स्पेशल एफर्ट्स किए बिकॉज हमारी कोशिश रही मैक्सिमम इंटरलिंक कंसेप्ट जो है वो आपको समझा दे, सप्लाई भी आ जाए, डेबिट नोट भी आ जाए, डिमांड एंड रिकवरी भी आ जाए। तो किस एक्सटेंट तक आप इस लिंकिंग में भी कंफर्टेबल रहे हमें बताइएगा। अगर आप कंफर्टेबल रहे तो विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस मोर लिंकिंग। अगर आपको लगता है लिंकिंग ज्यादा है तो भी बताइएगा, सो दैट हम टॉपिक का डिस्कशन करते टाइम टॉपिक वाइज डिस्कशन तक जो होगा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। Thanks for liking our channel and thanks for listening this. Keep sharing. Thank you everybody.